नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस YouTube चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मैथ्स मैजिक टॉप 200 क्वेश्चन, ये सब दोस्तों आपको मिल जाएगा। आपको दोस्त ये जो क्लासेस हैं ये मिलती हैं कब? मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस मिलती हैं। मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी जिस पे टॉप 200 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं दोस्त, जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात है रीजनिंग का क्लास चलता है दोस्तों। इस पे भी टॉप एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चंस चलते हैं, जिनमें क्या है दोस्त, जिनमें वो क्वेश्चंस हम सेलेक्ट करके दिखाते हैं। इसमें तो आपको पेपर कटिंग ही मैं ला करके दिखा देता हूँ दोस्त, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्या हुए हैं, पूछे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से फ़ायदा हो जाएगा दोस्त। इस क्लासेस को आप लाइव आकर के अटेंड किया करिए। और जो टाइम टेबल है दोस्त वो क्या है, रीजनिंग का जो है 8:15 पर आ जाता है क्लास, और मैथ्स का जो है 7:30 बजे शाम को आ जाता है। तो आपको ये सब टाइम टेबल फॉलो करना है। ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट के क्लास होते हैं, और इसमें हम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए। तो दोस्त जो आज का क्लास है मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। जो आज का क्लास है, आज के क्लास में मैं 50+ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आपके सामने, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली आने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। आज का जो क्लास है उसमें 50+ क्वेश्चंस हैं, पहला बात। दूसरी बात यह है, ये क्लास यानी इस चैनल पे जो चलेगा जीएस का जो क्लास चलेगा उसमें फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो वाले क्लासेस चलने वाली हैं। यहाँ पर इन तीनों के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। बाकी जो जीके का जो पोर्शन बचता है, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री और जो और भी जो उस तरह से रिलेटेड हैं, वो आपके एग्ज़ाम तक वॉरियर्स वाले चैनल पे चलता है। ठीक है दोस्त, एग्ज़ाम तक वॉरियर्स वाले जो हमारे चैनल का हिस्सा ही है दोस्त। ठीक है, हम दोनों का चैनल एक दूसरे का, यानी एक दूसरे के ही क्या है, मतलब एक ही इंस्टीट्यूट के दोनों चैनल है। तो आपको इन दोनों चैनल्स पर अगर ये क्लासेस लेनी होती हैं तो आपको यहाँ पर जाकर विज़िट करना होगा। ठीक है दोस्त। और दोस्त आज के जो क्वेश्चंस हैं उसके साथ मैं आपको थोड़ा सा बात बता देने वाला हूँ। जो आज के क्वेश्चंस रहेंगे उनमें हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पर मुझे दिखेगा कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है उसे हम कॉन्सेप्चुअली करेंगे। बाकी जो आंसर क्वेश्चन की क्लासेस ये रहने वाली हैं, यानी हम क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट क्या करते जाएंगे, इसे करते जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपको ये सब क्वेश्चंस दिखे होंगे पहले भी, पर आपके बस ये बात है दोस्त कि आपका रिवीजन थोड़ा नहीं हो पाया है। तो इस रिवीजन का क्लास है, समझ लीजिए ये रिवीजन की क्लासेस हैं। तो आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ज़्यादा ना बात करते हुए अब क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्त। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे आप पढ़िए और बताइए इसका आंसर। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए दोस्त क्या इसका आंसर होने वाला है। चलिए, तो दिया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्त, जैसा कि जो आप एंड्रॉयड फ़ोन पे जो चलाते हैं ना, तो जिस सिस्टम पे वो चलता है, कहने का मतलब जो उसे होल्ड करके रखता है। जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हो तो एंड्रॉयड का जो सिस्टम है उसको होल्ड करके एक सॉफ्टवेयर कोई रखता होगा ना, जैसे कलर्स होता है, जैसे ओप्पोज़ के मोबाइल में कलर्स होता है, ऐसे अलग अलग कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पर जो बात करने वाली है, ये कंप्यूटर की बात हो रही है। तो कंप्यूटर में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो आप कहेंगे यूनिक्स जो होता है। इसमें बोला है कौन नहीं है, तो यूनिक्स जो होता है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में आप जान लीजिए। और अबंटू जो है, अबंटू ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप अबंटू का देखना होगा आपको, तो आप जो सरकारी यानी कि जो मुलायम सिंह जी ने जो लैपटॉप दिया था उसमें अबंटू का एक सॉफ्टवेयर उसमें डाला गया है, उसका मतलब अल्टरनेट। ठीक है दोस्त। और तीसरा जो है MS-DOS, ये भी एक क्या है, ये भी आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, OS ही है। पर जो MX Excel है वो OS नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्त, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से आपका जो आंसर जाने वाला है वो 4th वाला जाने वाला है। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, इरेजर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि देखिए, इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर आर गिवन थ्रू, यानी कि किस कंप्यूटर को जब इंस्ट्रक्शन देना रहता है तो किसके थ्रू दिया जाता है, आप बता सकते हैं। यानी इंस्ट्रक्शन देने वाली बात है, यानी इनपुट देने वाली बात है, यानी इनपुट। तो इनपुट जो होगा वो इनपुट डिवाइस होगा, जो इनपुट देगा वो कौन होगा, इनपुट डिवाइस होगा। तो आप बताइए, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है कि नहीं। ALU ये इनपुट डिवाइस नहीं है, तो एक क्या है आपका, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और पेन ड्राइव क्या है, ये भी क्या है, ये आपका क्या है, ये पेन ड्राइव, ये तो आपका क्या इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जिससे हम क्या करते हैं किसी चीज़ का, यानी ये इसकी अगर मैं पेन ड्राइव की बात करूँ तो पेन ड्राइव जो है आपका दोनों तरह का वर्क करता है, इनपुट आउटपुट दोनों की तरह वर्क करता है। तो हमको परफेक्ट वाला जो ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा वो हमको बताना है। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इनपुट यूनिट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन देने के लिए इनपुट का यूज करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लैक्ड लाइम। मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन को, देखिए आप। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम का क्वेश्चन पूछा है। तो स्लैक्ड लाइम की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाला पूछा जाता है। और इसी की तरह के अल्टरनेट 2-4 और क्वेश्चन हैं, यानी इसी तरह के 2-4 क्वेश्चन हैं, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको मैं अब बताने वाला हूँ कि कौन होगा। तो स्लैक्ड लाइम का मतलब स्लैक्ड लाइम का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो CaOH का होल ट्वाइस होता है। अब ये CaO क्या है, तो आप कहेंगे CaO जो है वो दोस्तों वो आपका क्या है, क्विक लाइम है, ठीक है। ये क्या है, क्विक लाइम है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है CaCO3 जो है वो क्या है, आपका लाइमस्टोन है, ध्यान रखिएगा, लाइमस्टोन। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। बाकी जो कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम CaCl2 है, वो कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एमॉन्ग द फॉलोइंग रिस्पिरेशन इन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस, यानी कि कह रहा है इनमें से जो क्या कर रहा है लिखित में से श्वसन कौन सी क्रिया का एक प्रकार है, यानी कौन से तरह का जो क्रिया है उसका श्वसन क्या है, एक तरह का प्रकार है। तो ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन दिया गया है। तो ये कौन सा, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है या बोथ है या नाइदर नॉर है। तो दोस्तों जो दोस्त देख रहे हैं लेक्चर को वो जल्दी कमेंट करें दोस्त, जब तुरंत जल्दी कमेंट करें कि आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे कि इसमें क्या होता है दोस्त, बताइए। जब आप रिस्पिरेशन का सिस्टम करते हैं तो इसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं बताइए। तो इसमें जो दिया है एक्सो, जो इसका आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होती है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए चलिए, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जाना चाहिए। चलिए कह रहा है इन मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, ठीक है, टेबल वाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड द मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि जब लेफ्ट से यानी बाएं से जब दाएं की ओर जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास मेटालिक कैरेक्टर होता है ना। मेटालिक का मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर एक चमक होती है और उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर आयंस बनाने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ये सब क्या होता है, मेटल्स के प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इनमें जो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, तो आप कहेंगे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ठीक है ना दोस्त। जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, जैसे इस तरह का पीरियोडिक टेबल होता है ना, यहाँ पर एक होता है और यहाँ पर ऐसे लंबा सा होता है, ऐसे इस तरह का। तो जब आप बाएं से दाएं यानी इधर से इधर जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। इधर जो दोस्तों इधर कुछ यानी आपका कुछ इधर पीरियड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे इस साइड में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, घटता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वो फिजिक्स से कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो कह रहा है 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं। तो 36 ग्राम जल में, यानी कि एक फार्मूला आपको मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला बनेगा। तो मोलों की अगर हमको मोल्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्राम में भार, ये जो मैं W लिख रहा हूँ दोस्तों वो क्या है, GM में भार, ग्राम में भार होता है अपान जिस भी एलिमेंट की बात हो रही है उसका क्या होता है, अणुभार। अणुभार का मतलब क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है।
तो अब यहाँ देख लीजिए ग्राम में कितना दिया है, ये किसकी बात कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको इस क्वेश्चन को लगाने की आपको फार्मूला पता चल गया है। जो बच्चे साइंस वैसे आप सभी लोग साइंस ही हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इसका जो W का वैल्यू दिया है वो 36 ग्राम दिया है, 36 ग्राम दिया है। और जो ये अणुभार होगा, यानी अणुभार की अगर हम बात करें, तो अणुभार कितना होगा, अणुभार H2O कह रहा है, यानी अब बताइए 1 × 2, क्योंकि हाइड्रोजन का होता है 1, कितने मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा कि नहीं दोस्त, हो जाएगा ना। तो ये आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा किस तरह से मैंने कहा। अब मैं इरेज करने जा रहा हूँ, और इरेज करके अब क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे लगेगा। तो चलिए, तो यन का हमें पता चल गया, ग्राम में भार इसका दिया है 36, और इसका जो वो दिया है 18 दिया है अणुभार, कट जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा जाने वाला है, बी जाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 भी हो गया। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कोशिश करेंगे लगाने का। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अभी और भी क्वेश्चन हैं। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन बोल रहा हूँ दोस्तों, 50+ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए। आप और वो भी ज़बरदस्त क्वेश्चन, सारे आपके एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ये देखेंगे और इसे कहीं ना कहीं नोट्स बना लीजिएगा। देखिएगा दोस्त, यहीं से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 87 देखिए, इन विच मिरर इमेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड और पॉइंट साइज, यानी कौन सा ऐसा मिरर होता है जिसमें जो इमेज बनता है वो उसकी साइज़ क्या होती है, प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा तथा बिंदु के साइज, यानी कि एक पॉइंट साइज में बनता है। ठीक है, तो आप कहेंगे तो मैं बता, अब ये देखिए प्लेन मिरर में तो ऐसा नहीं होता है, प्लेन मिरर में जितने बड़े होते हैं उतने ही बड़ा का साइज बनता है। ठीक है, और जो होता है ये कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव साइज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, और एक लिमिट के बाद बड़ा कर देता है। और कॉन्वेक्स क्या करता है, कॉन्वेक्स में जो होता है, कॉन्वेक्स में एक ऐसा ऑप्शन होता है दोस्त, एक ऐसा ऑप्शन होता है, यानी कि जब आप कॉन्वेक्स, अब यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाने के लिए हम नहीं बैठे हैं क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। यहाँ जब रेज जाती हैं तो दोस्त क्या होता क्या है, कुछ इस तरह का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बनता है, और एक इसकी लिमिट होती है, दूरी की लिमिट होती है, यानी डिस्टेंस की कुछ लिमिट्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सीधा सा इमेज आपको मिल जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा जाने वाला है दोस्त, आंसर जाने वाला है आपका बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ थ्योरी की जरूरत पड़ेगी दोस्त, वहाँ मैं थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा आपको क्वेश्चन से ही थ्योरी को रिवाइज करवाता रहूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, कौन सा ऐसा होता है जो रेजिस्टेंस यानी आर को अफेक्ट करता है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी करती है, यानी रो करती है, रो को रेजिस्टिविटी को रो से शो करते हैं, लेंथ ऑफ वायर होता है, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, या फिर ऑल ऑफ द करेक्ट। तो जो दोस्त फिजिक्स थोड़ा बहुत आता होगा वो दोस्त इसे बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा जाने वाला है। तो जल्दी से कमेंट करिए दोस्त, मैं आपको 2 सेकेंड का टाइम देता हूँ, जल्दी करिए, जल्दी, कम ऑन, हो गया टाइम। चलिए, बहुत आपको टाइम ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास ज़्यादा हैं। तो आपको मैं बता दूं थोड़ा सा दोस्त, एक फार्मूला आपको बताने वाला हूं। R = होता है रो L/A होता है। ठीक है, जहां पर अब देखिए R जो है इसी को रो यानी रेजिस्टिविटी, ये लेंथ और ये एरिया, यानी कि ये तीनों पर डिपेंड करता है, जो R होता है वो तीनों पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर जो जाने वाला है, आंसर नंबर डी जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन 89 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो गया। चलिए, यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन इसमें से सही है। तो चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। चालक पर आरोपित बल, तो एक फार्मूला आपको पता होगा, F = IBL, ये F = IBL। तो आप कहेंगे कि एक क्वेश्चन जो है वो ये जो ऑप्शन है सही है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि एक ही पहले ही ऑप्शन सही हो गया है, और यहाँ पर बोला है कौन से कथन सही है। तो अब जो है हमारा आंसर पहले ही मिल गया है, लेकिन फिर भी हम दूसरे क्वेश्चन पे जाके देख लेते हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि क्या होता है। दिया है चालक पर आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के परिमाण पर निर्भर करता है। नहीं, ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि
दिया है चालक पर आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य यानी चुंबकीय क्षेत्र के पावर, इसमें कहीं आ रहा है दोस्त पावर नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चालक पर आरोपित बल, यहाँ दिया है चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। एक बात बताएं दोस्त, यहाँ पर जो है ये सामर्थ्य नहीं पूछा क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो फार्मूला आपका दिख रहा है F=IBL, इसमें जो I है वो तो पहला वाला हो गया, B जो होगा यहाँ कहीं ना कहीं ये सामर्थ्य का मतलब B की ही बात कर रहा है, और ये जो है आपका लेंथ तो कहीं है नहीं। चालक के परिमाण पर आरोपित बल चालक के परिमाण पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए दोस्त यहाँ पर, और नेक्स्ट दिया है चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा के दिशा पर निर्भर करता है, तो विद्युत धारा के दिशा पर निर्भर करता है। यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो ये 89 नंबर, ये क्या 90 कहाँ से आ गया ये दोस्त, ये मतलब दूसरे क्वेश्चन का ये आ गया इसमें, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। तो 89 नंबर का जो ऑप्शन कौन सा होने वाला है, ए करेक्ट होने वाला है, ठीक है। ये सही था दोस्त, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ वहाँ पर ये जो पी नहीं लिया है, ये बी को ही लिया है, ठीक है। और बाकी यल आता है तो यहाँ पर यल का बात तो हो चुका है पहले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है 90, द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडी डिपेंड्स ऑन हाँ, द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहा है कि किस पे दो बॉडी के बीच में अगर किसका हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो किस पे डिपेंड करेगा, तो आपको बताना होगा तो कि उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर, कि उसकी गुप्त ऊष्मा पर, कि उसके ताप पर, या फिर उसके आसपास के क्षेत्रफल पर। तो एक बात बता दे दोस्त आपको, अगर किसी एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है, यहाँ से अगर हीट इसके पास ट्रांसफ़र हो रहा है यानी इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है, और इसका टेम्परेचर क्या है, लो है। तो हीट तभी ट्रांसफ़र होता है जब एक बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, लो, और एक बॉडी का टेम्परेचर होता है हाई। तो यहाँ पर आपका आंसर जाने वाला है कौन सा, यहाँ से आपका आंसर जाने वाला है सी, उनके ताप पर। उनका ताप के बीच में अगर डिफरेंस है, कैलोरीमेट्री का आप अगर थोड़ा सा भी प्रिंसिपल जानते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहा है 91 नंबर, विच डिजीज केज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, यानी विटामिन ए के डिफिशियंसी से यानी कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी होता है, ठीक है ना दोस्त। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट ये क्या है, क्वेश्चन है। जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा, जिससे आपको नॉलेज होता रहेगा। चलिए यहाँ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ ब्लैक बॉडी बैक ऑफ टू द हार्ट, निम्नलिखित में से कौन शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है। आपका ये 93 नंबर का क्वेश्चन है। आप बताइए दोस्त कौन लेकर के जाता है। तो एक होता है धमनी और ये सिरा, दोनों ब्लड को ही लेकर के जाती हैं, लेकिन एक क्या होता है, एक शुद्ध रक्त को ले जाता है, एक अशुद्ध रक्त को ले जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या कह रहा है, रक्त को शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है, यानी एक ले जाने की काम करता है, एक ले आने का काम करता है। अब ले जाने का काम कौन करता है उसको मैं बता देता हूँ आपको, ये सिराएँ करती हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन क्या करना होगा, याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पर, 94 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों उसको देख लीजिए आप। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, बताइए। ज़बरदस्त क्वेश्चन, बताइए दोस्त। कह रहा है यूग्लिना है, ये तो होता ही है, अमीबा ये भी होता है, पैरामेशियम ये भी होता है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका सही, ठीक है। तो ये चारों सही हो जाएगा। अब देखिए 95 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल इन द ह्यूमन आई, यानी पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है। तो आपको पता होगा पुतली के आकार को, यानी जो आपको पता होगा जो आई होता है ना, तो आई के ऊपर क्या होता है दोस्त, आइरिस होता है। तो उसी को कह रहा है कि उसके आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका यानी आइरिस। देखिए नाम ही दे दिया है, हिंदी नाम दिया है। फिर जाए विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरली केज्ड बाई वायरस, यानी कौन सा वायरस के कारण रोग होता है। तो आप कहेंगे कौन सा रोग होता है दोस्त, तो आप कहेंगे कौन सा रोग होता है वायरस का, तो कहेंगे आप डेंगू होता है, ठीक है। डेंगू वाला रोग क्या होता है, वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट केज्ड बाई स्मोक, यानी
धुएं से नहीं होता है, कौन सा रोग धुएं से नहीं होता है? तो आप बताइए दोस्त जल्दी, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। आप 1 मिनट में आप हमको बताइए जल्दी से कि धुएं के कारण कौन सा रोग नहीं होता है। जल्दी बताइए दोस्त, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 1 मिनट। तो चलिए दोस्त, आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि 97 नंबर का आंसर कौन होने वाला है। तो आप कहेंगे रिकेटस होने वाला है, ठीक है, क्योंकि धुएं से रोग ये नहीं होता है और बाकी रोग धुएं से हो जाते हैं, ठीक है। 98 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इज बाई वॉल्यूम इन एटमॉस्फियर। तो 98 नंबर का जो क्वेश्चन होने वाला है, बताइए। ये कह रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? जल्दी बताइए दोस्त, सबसे अधिक निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है? तो आयतन के अनुसार ध्यान से देखिएगा, तो आयतन के अनुसार जो आपका जो है वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर परसेंटेज में पूछे तब आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 99 क्वेश्चन नंबर दे रहा है। 99 में मनुष्यों के संबंध में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? बताइए दोस्त, जल्दी बताइए। क्योंकि देखिए ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ क्रिया करती है, गलत, ऐसे नहीं होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के नहीं, हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। जी हाँ दोस्त, अगर ये मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अगर रिएक्ट कर लेती है तो हमारी ब्लड क्या हो जाती है? हमारे ब्लड में होने लगता है उसे कहते हैं आपका कहते हैं कि क्लॉकिंग होने लगता है, क्लॉकिंग होने लगता है। और क्लॉकिंग होने से क्या होता है? जब ब्लड का क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और डेथ हो जाता है इंसान का, ठीक है। और 100 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है, तेल रिसाव किसी पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है? किस वाले पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है? सीधे सीधे क्वेश्चन है, आंसर है सीधे, आपको पता होगा, जल पारिस्थितिकी तंत्र। सीधे सीधे ये क्वेश्चन है कि ये तेल किससे रिलेट कर रहा है? जल से कर रहा है, तो ये जल पारिस्थितिकी, यानी जल में होने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि जल से निकालने जाने वाली जो चीज़ें हैं वो जल की हो जाएंगी, ऐसे मरुस्थली वाली हो जाएंगी। अगर आपका कह दिया जाए कि बालू से रिलेटेड या सैंड से रिलेटेड या कोई सैंड से रिलेटेड कोई पौधा है, यानी कैक्टस वगैरह का पौधा, तो ये मरुस्थली वाला हो जाएगा। मैदानी में आपको समझ रहा है, पौधे गेहूँ चावल इस तरह के। वन पारिस्थितिकी में लंबे लंबे जैसे कोया और ये आपके क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ क्या होते हैं, सादौन, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, किस संचार के प्रकार में डाटा का संचार एक समय में दोनों दिशाओं में होता है? यानी कि बाइलेटरल यानी दोनों साइड में कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें दोनों साइड में, इधर से भी, यानी कि एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, तो इधर से भी प्रोसेस होता है और इधर से भी प्रोसेस, यानी दोनों तरफ से मैसेज को सेंड किया जा सकता है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे फुल डुप्लेक्स में होता है, ठीक है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एग्जाम्स में 1 से 2 कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं उतने ही क्वेश्चन लाता हूँ। सब आपके ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के कॉपी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है वह कहलाता है? तो जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है उसे कहते हैं असेंबलर, ठीक है। असेंबलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। अमलगम मिश्र धातु का आधार धातु कौन सा? यानी किन अमेलगम जो होता है वो किन किन धातुओं से मिल करके एक्स और वाई कौन से धातुओं से मिल करके बनता है? तो यहाँ एक ही पूछा है, तो एक बताना है आपको। तो एक के लिए आपका कौन सा होगा? बताइए, आंसर आपका हो जाएगा पारा। अमेलगम जो है इसमें पारा होता है दोस्त, ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट की संरचना है? तो ग्रेफाइट की संरचना के लिए अगर बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का क्या होता है? कार्बन का एक क्या होता है? एलोट्रॉप होता है। एलोट्रॉप का मतलब होता है इसका एक रूप होता है, अपरूपक किसे बोलते हैं, ठीक है। एलोट्रॉप होता है। अब इसकी संरचना कैसी होती है? तो इसकी संरचना जो होती है वो होती है आपकी षटकोणीय होती है, षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल होता है, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ कार्बन 60 एक होता है बक्कीबाल, बक्कीबाल का जो होता है वो फुटबॉल की जैसी होती है, ठीक है। और त्रिआयामी जो होती है यानी रिजिड 3 डायमेंशनल वो डायमंड की होती है। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, हो न सके ये क्वेश्चन पूछ ले। तो इसके अल्टरनेट हैं,
तो पूछ सकता है। चलिए, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिख रहा है कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया। इसका दूसरा सिरा, यानी जब आइसक्रीम के जो डुबाएंगे जब, तो उसका दूसरा सिरा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे चालन प्रक्रिया के द्वारा ठंडा हो जाएगा। चालन प्रक्रिया के द्वारा ठंडा हो जाएगा कि समन प्रक्रिया के द्वारा ठंडा हो जाएगा कि विकिरण प्रक्रिया द्वारा ठंडा हो जाएगा कि ठंडा नहीं होगा? तो बताइए कौन सा ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे आइसक्रीम आप इसमें डाल दिए तो एक सिरा इधर है, एक सिरा इधर है। इधर क्या है, इसमें क्या कर रहा है, एक चम्मच लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाए। लकड़ी की एक चम्मच को, अच्छा लकड़ी की एक चम्मच, तो ये देखिए दोस्त, ये लकड़ी का चम्मच है। इसमें ये आपको केवल लपेटने की बात की है, लपेट रहा है केवल, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठंडा वंडा कुछ नहीं होगा। तो ये ऑप्शन कौन जाएगा? अगर ये वाटर होता या कोई वाटर, यानी कि अगर आइस को अगर वाटर में डाला जाता तब यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोसेस हो सकता था। तो ये बस आपको क्वेश्चन आपको क्या किया था, केवल आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 86 पर। अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो बताइए दोस्त, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। 5 सेकंड में जल्दी बताइए। तो आप लोग को पता होगा इसमें टार्टरिक एसिड मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 87 नंबर का क्वेश्चन दिया है। इसमें दिया है श्वेत प्रकाश का अवयवी वर्णों में विभाजन कहलाता है। बताइए दोस्त, जल्दी बताइए। विक्षेपण कहलाता है ना, विक्षेपण कहलाता है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन, विक्षेपण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर का क्वेश्चन है और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, चलिए। ओहो, 88 थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा एडजस्ट हो जाए स्क्रीन पर। चलिए, तो दिया निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य हैं इसमें देखिए। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। एकदम सही क्वेश्चन है, एकदम सही है। फिर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। चालक में क्या दिया है? प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कुंडली में तीसरा ऑप्शन दिया है, एक मिनट, तीसरा ऑप्शन दिया है कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र चालक तथा कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति के कारण होता है। ये तो सही, एकदम राइट आंसर है। तीसरा नंबर एकदम से क्या है आपका? राइट आंसर है। और दूसरा चालक में प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र, ये भी सही है। अब दिया है पहला, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से, ऐसा नहीं है दोस्त, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन से होता है। फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है तब ये क्या होता है? इस तरह का प्रोसेस होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है पहला ऑप्शन आपका गलत होने वाला है। तो आपका आंसर कौन सा होने जाने वाला है? आपका कौन सा आंसर जाने वाला है बताइए दोस्त। 88 नंबर का कौन सा होगा? आपका सी होगा दूसरा। और 88 नंबर का कौन होगा? ये वाला सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर। चलिए, फिजिक्स का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे आपके लिए आसान हो जाएंगे। 89 नंबर, रॉकेट के ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? रॉकेट के ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे कि इसमें किसका? हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन कैसी गैस होती है? हाइड्रोजन या हीलियम दोनों गैसें होती हैं, बहुत ही लाइट वेट गैस होती हैं, जिससे क्या होता है ये और भी अदर गैसों से हल्की होती हैं, जिससे क्या होता है जिसमें जो हमारे कंटेनर्स में जो रॉकेट वगैरह में लगी होती हैं उनमें हल्का पड़ता है, यानी बहुत ही हल्का पड़ता है और वो आसानी से क्या होता है इसके वेट को बियर कर लेता है और क्या हो जाता है? उड़ पाता है। ठीक है, चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? बताइए दोस्त, ज़बरदस्त क्वेश्चन। कुचालक, क्या पारा कुचालक है? क्या पारा कुचालक है? नहीं, ये तो चालक है। क्या पारा कुचालक है? बताइए, सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? तो ये कुचालक तो है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। जर्मेनियम भी कुचालक है, क्योंकि अगर प्योर जर्मेनियम है तो ये कुचालक ही होगा। ठीक है ना, इसमें अगर मिक्सिंग कर देंगे तब ये चालक बनेगा। कैडमियम भी इसी तरह का होता है, पर इनसे सबसे ज़बरदस्त वाला जो है ये जिसमें बनाया ही नहीं जा सकता, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कीमत पे नहीं फ्लो कराया जा सकता, वो कौन है? ग्लास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 91,
विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट विटामिन फाउंड इन कैरेट, यानी कि जो गाजर होता है, गाजर में सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए, याद करने वाला क्वेश्चन, ज़बरदस्त। फिर कहा है जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर, एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन को इधर कर देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसे बढ़ाई जा सकती है, यानी कि जड़ों में अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पहुंचाना है तो किस तरह से, ये कौन सा प्रोसेस किया जाएगा? तो पौधों को मंद प्रकाश में रखकर, यानी कि जब पौधों को आप, यानी प्रकाश तो मिलना चाहिए पर कुछ कम मात्रा में मिलना चाहिए, तो क्या करेंगे, जड़ जो है अपना भोजन बनाने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या करेंगे अपने, जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका पेड़ हो गया दोस्त, एक मिनट, तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका पेड़ हो गया, ये आपका पेड़ हो गया। जब इस पर सन की लाइट कम पड़ेगी, यानी सन का रेज कम पड़ेगा, यानी मंद प्रकाश में होगा, तो नीचे जो जड़ होगा, जड़ क्या करेंगे, जड़ अपना भोजन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे। तो चलिए 93, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है बीजाणु, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, यानी एक कौन सा ऐसा जीव है जो बीजाणु उत्पन्न करता है? तो बताइए दोस्त, इसका आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे कि इसका आंसर जो होने वाला है वो क्या हो रहा है, बेयर्ड मोल्ड, यानी कि डबल रोटी की फफूंद। आप देख सकते हैं जब रोटी को सड़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, बीजाणु उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। 94 का क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो यक्स वाई, दोनों होना चाहिए। अगर यक्स एक्स है तब भी वो स्ट्रांग नहीं है, अगर वाई वाई है तब भी वो स्ट्रांग नहीं है, अगर दोनों है तब वो क्या स्ट्रांग है, यानी दोनों उसके अंदर दोनों, यानी कि बॉय और गर्ल दोनों प्रोड्यूस करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये दोनों के लिए क्या होता है, एक्स वाई क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 क्या था ये, 90 क्या था ये दोस्त, 94 96, चलिए 96 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कौन सा जो है बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो बहुकोशिकीय जीव कौन सा नहीं है? तो कवक तो होता है, स्पाइरोगोइरा ये भी होता है, क्या हाइड्रा होता है, हाँ यस ये भी होता है। पैरामीशियम, अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, तो पैरामीशियम तो एक कोशिकीय होता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। 97 क्वेश्चन नंबर 97 ज़रा ध्यान से देखिएगा। 97 फिर से आ गया कि कैडमियम धातु के प्रदूषक से कौन सा रोग होता है, यानी जब कैडमियम धातु से जो प्रदूषण होता है, यानी जब कैडमियम धातु का यूज किया जाता है तो वहाँ से जो गैसेस निकलती हैं या फिर इसके जो ऐश निकलते हैं यानी राख निकलता है, उससे कौन सा रोग होता है? तो आप कहेंगे बताइए कौन सा रोग होता है, बताइए दोस्त जल्दी बताइए कौन सा दोस्त। तो इटाई रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इटाई होता है। मीना माता के बारे में आपको पता होगा, मैंने पिछले अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। अस्थमा भी आपको बताया था। अस्थमा एक ऐसा रोग होता है जिसमें सांस फूलने की बीमारी हो जाती है। तो सांस फूलने की बीमारी फेफड़ों से संबंधित है। अब फेफड़े से संबंधित कौन सा रोग होता है वो आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक गैस है, बताइए दोस्त, कौन सा एक जैविक गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। जैविक गैस का मतलब आपको पता है क्या होता है? जैविक गैस का मतलब किसी चीज़ सड़ने से उत्पन्न होने वाली गैस जो है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड सड़ने से नहीं होता है, ये सब जलने से होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी जलने से होता है। इथाइलिन डाइक्लोराइड ये है सड़ने से होता है, ठीक है। तो सड़ने से जो गैस निकलती है उसे जैविक गैस बोला जाता है, और जैविक गैस ही कौन है? इथाइलिन क्लोराइड होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं हम दोस्त, क्योंकि आपको थोड़ा जानकारी भी होना चाहिए उसके बारे में। तो चलिए दिया है बेसल प्रोटोकॉल। बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? बेसल प्रोटोकॉल। तो आप बताइए दोस्त, जल्दी बताइए इसका आंसर। ओजोन परत से तो दूसरा प्रोटोकॉल था, अर्थ समिट वगैरह का था। वनों का नहीं, ये भी नहीं है। समुद्री जल का ये भी नहीं है, ये तो ओशन से रिलेटेड है। जो बाकी है बेसल, तो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण यानी ट्रांस बाउंड्री हडार्जियस डंपिंग, यानी कि जो आपके वेस्ट मैटर है उसको ऐसी जगह पर मत डंप करिए, यानी ऐसी जगह पे मत रखिए जहाँ पर क्या हो जाए, जहाँ से
किसी किसी जीवित प्राणी को क्या हो, चाहे वो जानवर हो चाहे वो कोई भी हो, उसको नुकसान हो, तो इस तरह के जो मतलब सिस्टम को हटाने के लिए जो प्रोटोकॉल स्टार्ट किया गया था वो ट्रांस बाउंड्री हजार्डियस डंपिंग टाइप का क्या है, प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये आता है। तो ये बेसेल प्रोटोकॉल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन फिर से आ गया, ज़बरदस्त क्वेश्चन। ये आपका इन्वायरमेंट से लिया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर देते हैं। अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन परोपजीवी खाद्य श्रृंखलता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइटिक फूड चेन। पैरासाइटिक फूड चेन का मतलब क्या है कि आपको एक फूड चेन बना है, तो आपको ये बताना होगा फूड चेन से आपको इस तरह का संबंध बताना होगा कि ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रीज जो है फल खाने वाले पक्षी, फिर क्या है, जू तथा कीड़े। नेक्स्ट दिया है घास खरगोश, यानी घास खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खाती है, लोमड़ी को कौन खाता है, बाघ खाता है। ये सही है। कि घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। ये सही है। कि पादप को प्राणी प्लवक खाता है और इसको मछली खाता है, जैसा कि आप इंग्लिश में यहाँ देख सकते हैं। तो आप इस सब में से कहीं ना कहीं जो आंसर होने वाला है आपको मैं बता सकता हूँ कि घास जो होता है, घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन खाता है, मेढक। ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर चेन है। चेन तो पहला भी सही हो सकता था, लेकिन उसमें कुछ लोगों का जो है, कुछ लोगों को गायब कर दिया है। तो जो लोग को गायब किया है उन लोग को क्या दिया है, सी ऑप्शन में दे दिया है। और सांप, और आपको पता होगा मेढक को सांप खाता है, सांप को कौन खाता है, बाज खाता है। मूवीज़ में भी देखे होंगे आप लोग। तो ये कहीं ना कहीं जो ऑप्शन सी है वो आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये फूड चेन से, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन था, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आ गया है आपका फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट नहीं है, कौन सा लॉजिक गेट नहीं है। तो एंड लॉजिक गेट होता है, एंड गेट होता है, आपको पता होगा, इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े होंगे आप लोग। और गेट ये भी होता है, नैंड गेट ये भी होता है, नैंड गेट भी होता है, और नॉर गेट भी होता है, ये भी आपको पता होगा। पर ये क्या दिया है, सभी लॉजिक गेट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि सभी गेट होते ही हैं। एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है, यानी कि किसी अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लिबरेट हो रहा है, यानी निकल रहा है, तो उस तरह के जो प्रोसेस होता है, यानी उस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे उस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए दोस्त, अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे जब ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा तो उसे क्या करेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जब एक मिनट मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। हाँ, जब ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन लिबरेट होगा तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जब रिडक्शन क्या होगा, तो जब हाइड्रोजन अटैच होगा और ऑक्सीजन यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। यानी ये जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीजन के बेसिस पे होती है, तो इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, चलिए सब मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 83 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलिए 84, थोड़ा जूम कर देता हूँ। 84 कह रहा निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो बताइए दोस्त, कौन से कथन सही हैं। 44 में दिया है, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, सभी अम्लों के समान रासायनिक गुण होते हैं। गलत, ये तो जो है आपका सभी अम्लों के समान रासायनिक गुण होते हैं। अच्छा, तो एक बार फिर से इसे ध्यान से ऑब्जर्वेशन इस पे करते हैं। तो कह रहा है धात्विक ऑक्साइड को, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उनको क्षारीय ऑक्साइड नहीं, धात्विक ऑक्साइड को कभी भी क्षारीय ऑक्साइड नहीं कहते हैं। हाँ, अधातु वाले जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु वाले ऑक्साइड को क्या कहते हैं, इनको क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। तो ये तो ऑप्शन में क्या होगा, गलत। अधात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति होते हैं, ये सही है। यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं उनसे जो बनने वाले ऑक्साइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको कहते हैं बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं।
सभी अम्लों के सही है, सभी अम्लों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। मतलब समान होते हैं ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, अम्ल है एसिड है तो ज़रूर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी कुछ तो मैच करेगा, तभी तो ये कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं और आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसे और बढ़िया से इसको, अब आपको दिखेगा। चलिए तो इसे जूम कर देते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 85 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन है? कोलाइड विलयन आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। यानी उनमें जब बहुत ही क्या कहते हैं, उनमें बहुत ही तीव्र, यानी तीव्र मतलब एक इंटेंस लाइट अगर उसके अंदर डालते हैं तो वो पार्टिकल क्या होते हैं, नज़र आते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का लाइट डाला है जो डिस्पर्स्ड लाइट है तो नहीं नज़र आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का क्या बोलते हैं, इसे कोलाइड बोलते हैं। अब इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो कोलाइड विलयन को क्या करता है, कोलाइड विलयन का उदाहरण है? तो कोलाइड विलयन का उदाहरण जो है वो आपका कौन हो जाएगा? पनीर। ठीक है, कीचड़ नहीं होगा, कीचड़ में क्योंकि उसके सॉल्यूट सॉल्वेंट सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखते हैं। दूध तो एकदम सॉल्यूशन की तरह हो जाएगा। रबड़ तो एकदम सॉलिड हो जाएगा, ये तो है ही नहीं। तो पनीर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पनीर क्योंकि दोस्त प्रोसेस से बनता है, कोलाइडी प्रोसेस होने के बाद ही पनीर बनता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl क्या है? HCl क्या है बताइए दोस्त? क्या त्रिपरमाणु है? इसमें 2 ही परमाणु है, H है Cl है। गलत, तो 2 परमाणु है आंसर। बहुपरमाणु हो नहीं सकता, बहुपरमाणु में 3 से अधिक होने चाहिए, कोई विकल्प से नहीं, ये भी गलत है। तो 2 परमाणु का मतलब एक कौन है? H है, एक कौन है? Cl है। 2 लोग हैं तो 2 परमाणु हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, 87 का क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन अपवर्तन के कारण होते हैं? कौन सा अपवर्तन के कारण होता है? यानी कि अपवर्तन होने का कारण क्या होता है? तो जल में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़ी हुई दिखना अपवर्तन के कारण होता है, कि सूर्योदय से पूर्व सूर्य का दिखना? ये नहीं होता है। सूर्योदय से पूर्व ये उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, यानी कि कह सकते हैं अपवर्तनांक के कारण होता है। तो अपवर्तनांक और परावर्तन 3 अलग अलग चीज़ें हैं। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन, और एक होता है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, और एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होता है। और आकाश का नीला दिखना ये भी क्या होता है? ये आपका रिफ्लेक्शन के कारण होता है। रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज करता हूँ क्योंकि जगह है नहीं, तो मैं इसको, चलिए अब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का है उसकी बात करते हैं। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है? तो देखिए, जो जल में आंशिक रूप से मुड़ता है वो अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य से पूर्व सूर्य का दिखना, यानी कि एक बात बताइए, यहाँ पर क्या होता है? ये अर्थ है आपका और यहाँ पर आपका सन है। अभी आप यहाँ पर हैं तो आप जो देख सकते हैं वो इतना ये देख सकते हैं, यानी ये आपका हाइट है, तो इधर आप देख सकते हैं, इधर से आपको सन अभी दिख नहीं रहा है, फिर भी क्या होता है एक्चुअली में दिखता है सन। ठीक है, अब उसमें होता क्या है? तो क्या होता है ना कि यहाँ पर वायुमंडल के बहुत सारी गैसेस होते हैं, जिनसे क्या होता है, जिनकी डेंसिटी क्या होती है, लेयर बाय लेयर क्या होती है, लेयर बाय लेयर इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम और ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो सन से निकलने वाली लाइट रेज है वो आपको पता होगा कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो क्या होती है, लाइट रेज ऐसे मुड़ जाती हैं। तो इस तरह से ये क्या होती है, मुड़ती जाती है और यहाँ पर आदमी को क्या हो जाएगा, सन लगेगा कि सन क्या है, निकल चुका है, जबकि एग्जैक्टली सन नहीं निकला होता है। तो ये दोनों कारण क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसके वजह से होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन दोनों की वजह से होता है। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा जो है ना स्कैटरिंग की वजह से होता है। तो जो इसका आंसर जाने वाला है वो ए जाने वाला है। ठीक है, 87 का ए। विद कॉन्सेप्ट चल रहे हैं दोस्तों, ऐसा आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख पाए। चलिए अब इसे जूम करते हैं और इसको भी मैं कॉन्सेप्चुअली ही आपको बताऊंगा। चलिए दोस्त, दिया है जब दो प्रतिरोधों R1 व R2 को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनका कुल प्रतिरोध क्या होगा।
श्रेणी में, यानी एक ये है R1, इसी से एक जुड़ा है R2, ये हो गया R1, ये हो गया R2, श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो जब श्रेणी में इसे जोड़ा जाता है तो जो इसका रेजिस्टेंस होता है ना, इक्विवेलेंट, वो डायरेक्ट क्या होता है R1 प्लस R2 हो जाता है, डायरेक्ट जोड़ते हैं। और अगर यही कहीं कह दे पैरेलल में, और अगर यही कह दे इस तरह से, इस तरह से कह दे कि पैरेलल में जब जोड़ा जाता है, यानी ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो इसका कितना होगा इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो 1/R1 प्लस 1/ क्या होता है R2 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका हो जाने वाला है, क्योंकि ये सीरीज में जोड़ा है इसीलिए मैं पैरेलल को ही बता दिया, तो ये आपका आंसर कौन रहेगा, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको ये क्वेश्चन याद रखना होगा जो मैंने इसका अल्टरनेट बताया है। अल्टरनेट का मतलब क्या, सीरीज पैरेलल वाला। ठीक है, क्योंकि अगले एग्जाम में हो सकता है ये आ जाए। अब दिया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, नहीं गलत, ये तो आवेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया। और फिर दिया है कुंडली तथा चुंबक के मध्य और अपेक्षित गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा का उत्पन्न होना, ये सही है दोस्त। और फिर दिया किसी विद्युत मोटर के कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया, नहीं ये नहीं है। तो जो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, सी नंबर। ये क्या हो गया, चलो दोस्त, तो इसका जो आंसर जाने वाला है, ये देखो दोस्त गड़बड़ हो रहा है, तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो कौन सा है आपका, सी आंसर इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो दोस्त, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। जब आप क्या करते हैं किसी भी कुंडली को, कुंडली का मतलब कुछ भी, यानी वायर का आपने कुछ बना लिया और यहाँ पर पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जब इसमें आप क्या करते हैं, इसे घुमाते हैं इसे, तो क्या होता है फ्लक्स में फिजिक्स वाले बच्चों को समझ में आ रहा होगा ज़बरदस्त। फ्लक्स में क्या होता है, चेंजिंग होता है, और फ्लक्स में चेंजिंग होने से क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ, और ईएमएफ जनरेट होने से क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट क्या आ जाती है। तो इसी को बोलते हैं क्या, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्त, आज का ये सेशन आपको याद रहेगा क्योंकि ज़बरदस्त 50+ क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराने की कोशिश किया है। तो दिया है प्रकाश तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगे एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, बहुत ज़बरदस्त। विद्युत तरंगे नहीं, विद्युत तरंगे तो इलेक्ट्रिक वेव्स होगा, मैग्नेटिक वेव्स होगा। लेकिन जो प्रकाश की तरंग होती है ना, प्रकाश यानी लाइट में दो प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक मैग्नेटिक भी पाई जाती है, एक इलेक्ट्रिक भी पाई जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि क्या लाइट वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो हाँ। अगर कह दे कि क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो हाँ। लाइट में दोनों तरह की पाई जाती है, पर अगर कह दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो वो भी हो जाएगा आंसर सही। 91 देखिए, 91 क्या दिया है, विच डिजीज इज केस्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है। ज़बरदस्त का क्वेश्चन है, आपको ये बताना होगा। अभी इसके पहले विटामिन ए आया था, विटामिन डी आ गया, सारे विटामिन के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अभी आपका होमवर्क दे रहा हूँ, सारे विटामिन के क्वेश्चन क्या करें, प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ब्लड के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए, ब्लड पे रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो क्यों जानते हुए भी आप अपने 2 नंबर को क्या करेंगे, अपना वेस्ट करेंगे। इसलिए मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसे आप कर लीजिए। और एक बात और, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी आप कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो मेरा लेक्चर आएगा, यानी सैटरडे संडे में जो आएगा, उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव और प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं दोस्तों आपके लिए इतना ज़बरदस्त सेशन लाऊंगा कि आपके क्वेश्चंस इसी को तैयार कर लेंगे आप, यहीं से आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए 91 का आंसर दीजिए। 91 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, गेगा किससे होता है, विटामिन किसकी कमी से होता है बताइए। ये जब आयोडीन की कमी होती है तब क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है। स्कर्वी का मतलब क्या हुआ, स्कर्वी का मतलब आप बताइए। स्कर्वी, इसे ग्वाइटर बोलते हैं, इसे स्कर्वी बोलते हैं। और पोलियो आपको पता ही है,
पोलियो जब कर मार देता है। तो आपका मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, आपको होमवर्क देता हूँ, कमेंट में आपको करना है, कमेंट जरूर करिएगा दोस्त जो मैं बोल रहा हूँ। पोलियो किस विटामिन के डिफिशियंसी से होता है? और रिकेटस तो विटामिन डी से हो गया, स्कर्वी किससे होता है, और गोइटर। 3, यानी पोलियो आपको बताना है, स्कर्वी आपको बताना है, गोइटर कमेंट करना है कि कौन से विटामिन के कमी से होता है। तो आज का सेशन देखिए दोस्त ख़त्म हो गया। 52 स्लाइड थे, यानी कि 50+ क्वेश्चंस थे, 50+ क्वेश्चंस थे, और आपको ज़बरदस्त तरीके से मैंने करवाया कम से कम टाइम में, और विद कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, और बाकी तो आपको करना ही है जो मैं लिख रहा हूँ, लाइक, शेयर, देन ये तो पहले का है, नेक्स्ट पेज, देन क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा हूँ, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए, सब्सक्राइब, ठीक है। बाकी सैटरडे संडे में फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा 50 क्वेश्चन का, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। बाकी मंडे टू फ्राइडे जो है आपकी क्लासेस चलती हैं लाइव, रीजनिंग और किसकी, मैथ्स की, एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोस्तों सेशन का एंजॉय करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम पढ़ाई पर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको ही ले जाना है। और एक बात और बता दे रहा हूँ दोस्त, जो दोस्त मॉक टेस्ट लिए हैं उस मॉक टेस्ट में वो दोस्त पूरा का पूरा क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने उसका टाइम कोई शेड्यूलिंग नहीं किया, यानी टाइम का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार उसे क्या कर सकते हैं, उतनी बार आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक्सेस करिए, और एक्सेस करके उस क्वेश्चंस को तैयार करिए, जितना नहीं आ रहा है उसे प्रिपेयर करिए, ठीक है। और आपको उसका PDF में आंसर भी दे दिया गया है, तो वहाँ से मैच करा करके कर लीजिए, ठीक है। और जितने भी मॉक टेस्ट होंगे उनको आपको प्रिपेयर करना है, वहीं से क्वेश्चन आपको कई सारे 40 to 50% या 60% भी तक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको क्या करना है, स्टडी में स्पेंड करना है, स्टडी में क्या करना है, स्पेंड करना है। और बाकी लाइव सेशन को ज़रूर लेते रहिए, ज़्यादा टाइम का होता भी नहीं है, 40 से 50 मिनट का होता है, 40-50 मिनट कहाँ, 25 से 30 मिनट का होता है। 25 से 30 मिनट आप ले लेंगे लाइव सेशन, तो आप काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए दोस्त, आज का सेशन को यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर पता है ना आपको क्या लिखने वाला हूँ, वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, भूलना नहीं, ये आपका क्या है, परम कर्तव्य है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए, इतना टाइम, आप अपना कीमती टाइम स्पेंड करने के लिए दोस्तों धन्यवाद।